अपोलो 11 मिशन हम सब जानते हैं इतिहास के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है। लेकिन जो फेमस तस्वीरें और शब्द हमने सुने हैं, उनके पीछे क्या था? उनके पीछे थी घंटों की रॉ अनफिल्टर्ड बातचीत एस्ट्रोनॉट्स और मिशन कंट्रोल के बीच। तो चलिए आज पर्दे के पीछे चलते हैं और मिशन की उन दो अनकही आवाजों को सुनते हैं। सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट 19,000 मील दूर से पहली बार पृथ्वी को देख रहा है और उसके मुंह से बस यही निकलता है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि इतने बड़े टेक्निकल अचीवमेंट के बीचों बीच एक इंसानी एहसास था, हैरत का, अपने घर को एक अलग ही नजर से देखने का। तो हम ये सब जानते कैसे हैं? इसका सोर्स है मिशन का पूरा एयर टू ग्राउंड ट्रांसक्रिप्ट, जो अब पब्लिकली अवेलेबल है। ये आप समझ लीजिए, इतिहास के पर्दे के पीछे एक अनफिल्टर्ड झलक है। इससे हमें उस जर्नी की असली सच्चाई का पता चलता है। जब इन ट्रांसक्रिप्ट्स को पढ़ते या सुनते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वहां एक नहीं बल्कि दो कहानियां एक साथ चल रही थीं। एक तरफ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निकल काम हो रहा था और दूसरी तरफ मजाक, शिकायतें, बिल्कुल रोजमर्रा की इंसानी बातचीत। तो चलिए इसी कॉन्ट्रास्ट को, इसी विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ थी स्पेस से दिखने वाली खूबसूरत धरती और दूसरी तरफ उस स्पेसक्राफ्ट को चलाने की कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी काफी फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी। ये कोट सुनिए, ये प्योर वंडर का मोमेंट है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट सिर्फ पायलट्स नहीं थे, वो एक्सप्लोरर्स थे। अपने ही घर, अपनी ही धरती को एक ऐसे एंगल से देख रहे थे जो बिल्कुल नया था, बिल्कुल हैरान कर देने वाला। और फिर आती है रियलिटी। देखिए, एक तरफ मिशन कंट्रोल फॉर्मल प्रोसीजर बता रहा है, मैनुअल एटीट्यूड स्विचेस, और दूसरी तरफ कैप्सूल के अंदर माइकल कॉलिंस मजाक कर रहे हैं कि वो अपने क्रूमेट के रास्ते से हटने के लिए काउच के नीचे छुपे हैं। मतलब ये दिखाता है कि कैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दुनिया एक साथ चल रही थी। क्रू को ना लगातार ऐसे टेक्निकल काम करने पड़ते थे। ये DSKY यानी डिस्प्ले कीबोर्ड, ये उनका कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का तरीका था। हर कमांड के लिए उन्हें वर्ब्स और नाउन्स के फॉर्म में कोड्स डालने पड़ते थे। और सोचिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, और ये सब जीरो ग्रेविटी में हो रहा था। जरा इस एक्सचेंज को देखिए, सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स और कोड्स हैं। मिशन कंट्रोल और माइकल कॉलिंस एक रूटीन प्रोसीजर पर काम कर रहे हैं। नंबर्स पढ़े जा रहे हैं, कंफर्म हो रहे हैं, और जब आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है, तो मिशन कंट्रोल से बस एक आवाज आती है, हालेलुया। इससे उस टेंशन और रिलीफ का अंदाजा लगता है जो हर छोटे से छोटे स्टेप के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब इस अजीम सफर के साथ साथ ना, क्रू और ग्राउंड कंट्रोल कॉन्स्टेंटली छोटी मोटी लेकिन क्रिटिकल टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। कभी टीवी कैमरे में प्रॉब्लम, कभी कंप्यूटर में एरर, कभी कम्युनिकेशन ही चला गया। हर पल एक नई चुनौती थी, जिसे एक्सट्रीम प्रेशर में शांति और एक्यूरेसी से सुलझाना था। अब आते हैं उस पल पर जिसे पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन जिसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। इससे पता चलता है कि मिशन के सबसे पब्लिक मोमेंट्स को भी कितनी सावधानी से, कितनी केयरफुली स्क्रिप्ट किया गया था। तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा था? हिस्ट्री की सबसे फेमस फोन कॉल्स में से एक को शेप दिया जा रहा था। नासा के कुछ लोग चाहते थे कि प्रेसिडेंट निक्सन अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, लेकिन एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बोरमैन, जो व्हाइट हाउस के संपर्क में थे, उन्होंने बीच में आकर कहा नहीं। उन्होंने सलाह दी कि मैसेज सिंपल, डिग्निफाइड और नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, बिल्कुल नॉन पार्टिसन। और यही उस सलाह का नतीजा था। निक्सन का नॉन पार्टिसन यूनिफाइंग मैसेज, जो ओवल ऑफिस से लेकर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी तक पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हुआ। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे हिस्ट्री के लिए केयरफुली क्राफ्ट किया गया था, और ये भी दिखाता है कि पॉलिटिक्स कभी भी ज्यादा दूर नहीं थी। तो चलिए अब मिशन के क्लाइमैक्स पर चलते हैं, मून लैंडिंग। और यहाँ भी वही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ इतिहास के लिए तैयार किए गए डायलॉग्स और दूसरी तरफ बिल्कुल इमीडिएट, प्रैक्टिकल, इंसानी बातचीत। द ईगल हैज लैंडेड। ट्रैंक्विलिटी बेस से आई ये सिंपल लेकिन पावरफुल अनाउंसमेंट। लाखों लोग अपनी सांसें रोके सुन रहे थे, और उस एक पल में सब कुछ बदल गया। और फिर टेंशन और बढ़ता है। एक एक शब्द हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रहा था। दुनिया उस पहले हिस्टोरिक कदम का इंतजार कर रही थी। और फिर आते हैं वो अमर शब्द, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज में। इंसान के लिए एक छोटा सा कदम, लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग।
ये लाइन हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। आखिर इसे इतिहास के लिए ही तो तैयार किया गया था। लेकिन इस हिस्टोरिक अनाउंसमेंट के ठीक बाद अगला ख्याल क्या था? कोई फिलॉसफिकल बात? नहीं, अगला ख्याल था काम पर लगना। अगला सवाल था, कोई पर्पल रॉक मिलेगा क्या? ये एकदम से हिस्टोरिक प्रोक्लेमेशन से सीधे साइंटिफिक मिशन पर स्विच है। कितना इंसानी है ये। और इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स ने तुरंत वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस शेयर करना शुरू कर दिए, जैसे कि वहाँ की ज़मीन पर आप 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं धंसते। चलने के लिए अपने सेंटर ऑफ मास का ध्यान रखना पड़ता है। कंगारू हॉप काम करता है, पर आम तरह से चलना बेहतर है। वहाँ छोटे चमकीले पत्थर हैं, शायद बायोटाइट, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल टाइम रिपोर्टिंग। तो इन सारे कॉन्ट्रास्ट को जब हम एक साथ रखते हैं तो क्या पता चलता है? यही कि मिशन की असली कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं है। असली कहानी क्रू की उस एबिलिटी में है कि वो 2 अलग-अलग मोड्स में काम कर सकते थे। एकदम मशीन की तरह प्रिसाइज और एक इंसान की तरह क्यूरी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2 अलग आवाज़ों की ज़रूरत थी। एक आवाज़ थी एक प्रिसाइज इंजीनियर की और दूसरी आवाज़ थी एक हैरान एक्सप्लोरर की। और क्रू ने इन दोनों रोल्स को बड़ी आसानी से एक साथ निभाया। माइकल कॉलिंस का ये कोट सुनिए, इससे उस कैमराडरी का एहसास होता है जो उन लोगों ने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में भी बनाए रखी। वो सिर्फ एक टीम नहीं थे, वो स्पेस में एक छोटे से टेम्पररी घर में रह रहे थे और उन्होंने उसे घर बना लिया था। तो आखिर इन ट्रांसक्रिप्ट्स में छिपा अपोलो 11 की सक्सेस का राज क्या था? ऐसी क्या चीज थी जिसने इस मिशन को इतना कामयाब बनाया? जवाब ऑडियो में ही है। जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि क्रू की गहरी इंसानियत में था। उनकी टेक्निकल मास्टरी तो थी ही, लेकिन उसके साथ था प्रेशर में उनका शांत रहना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और चीज़ों को देखकर हैरान होने की उनकी कैपेसिटी। उन्होंने मशीन को तो मास्टर कर लिया, लेकिन उस पल के आश्चर्य को, उसके मायने को कभी नहीं भूले। और शायद यही अपोलो 11 की असली हमेशा रहने वाली विरासत है, मशीन और इंसान की ये दोहरी आवाज़।